नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। उसमें हमारी टीम के द्वारा आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसी को दृष्टिगत रखते हुए यह कक्षा ली गई है। इस कक्षा को इस प्रकार से फ्रेम किया गया है कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी लिया गया है, आने की जिस प्रश्नों की संभावना होती है उस प्रकार के प्रश्न को भी लिया गया है। आज ये हमारा अगला टॉपिक है। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आइए इस पर बात करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप सभी भी कक्षाओं के प्रश्न को बखूबी याद कर लेते हैं तो आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाला जो सेगमेंट है उसमें सभी प्रश्न आपके इसी कक्षा से आ जाएंगे। यकीन मानिए और पढ़िए। आइए बात करते हैं। जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला जो हमारा चैप्टर है, आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है? जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जब भी हम परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा हाल में बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। कहाँ दिया है कि नहीं है, कहाँ सत्य है असत्य है, इस पर माइन्यूटली आपको ध्यान। आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं। एक प्रश्न गलत हो जाएगा तो हम 10,000 बच्चों से पीछे चले जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा, आप जितने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं वही आपको सफलता दिलाने में रामबाण का काम करता है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा यह 4 विकल्प है जिसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसमें निहित नहीं है, मतलब उसमें नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राजतंत्र का प्रसार करना, मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसका यही काम होता है कि जो हमारा राज्य है, जो हमारी सरकारें हैं, वह ऐसा नियम, ऐसी पॉलिसी, ऐसा कानून बनाए जो राज्य में रहने वाले लोगों के लिए हितकर हो। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य ही है नीति निर्देशक तत्वों का, कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। एक ऐसा राज्य स्टेबल किया जाए जिसमें लोक कल्याण की ही बात हो, लोक के अकल्याण की बात ना हो, कुछ विशेष वर्गों के लिए भी उपबंध हो, जिससे वह सभी समान रूप से आगे बढ़ सके। दूसरा ये विकल्प सही है। राजतंत्र का प्रसार करना नहीं, हमारे जो शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। तो जो हमारा दूसरा विकल्प है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, ये भी है, मद्य का निषेध हो इसके लिए हमें प्रयास करना है। सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना, यह भी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य में समाहित है। तो कौन सा समाहित नहीं है? राजतंत्र का प्रसार करना। हमारा विकल्प भी सही है। अगला, जो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और लास्ट में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात, इसमें असत्य की बात, मतलब निहित नहीं है, इसमें निहित है अर्थात सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, समाहित किया गया है या वहां से लिया गया है। यह भी विकल्प सही है। आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण किया गया है, यह बिल्कुल गलत है। आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण नहीं किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में 3 हमारे कथन सही हैं। 4 विकल्प दिया गया है, 1 2 3 4, इसमें से 4 स्टेटमेंट में से 3 सही है। क्या सही है? हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमारा जो विकल्प 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प 2 केवल 2, 1 2 3 केवल 3, 1 2 3 4, तो 4 है नहीं तो हटा देंगे, बाकी यह तीनों है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, मद्य निषेध हेतु प्रयास,
संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। देखिए, हमारे संविधान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान सबका आदर करना चाहिए, लेकिन इससे संबंधित उपबंधों का वर्णन नहीं किया गया है इसमें, इसलिए हमारा विकल्प डी गलत है। मद्य निषेध हेतु, यह बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, यह आया हुआ प्रश्न है, आईएएस में आया था विगत किसी वर्ष में। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना यह शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना यह भी शामिल है। मद्य निषेध हेतु प्रयास करना यह भी शामिल है। लेकिन संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध, आदर करना चाहिए, हमारा यह कर्तव्य हो, यह तो शामिल है, लेकिन इससे संबंधित उपबंधों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प हमारा डी सही है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है, यह बिल्कुल सही है। 44। अब देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन की और प्रमुख अनुच्छेदों की, उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन प्रश्न को देखिए, जो ये बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता बार बार पूछा जाता है। समान नागरिक संहिता। अगला, अनुच्छेद 40 में केवल नागरीय निकायों के प्रशासन की बात कही गई है, बिल्कुल नहीं। अब पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल दो इसमें जो कथन है यह असत्य है, एक सही ही है, एक और दो दे दिया गया है, तो यह बिल्कुल गलत हो गया। न तो एक न तो दो, केवल दो हमारा कथन जो है वह असत्य है। लिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? मतलब व्यवहारिक रूप से नीति निर्माण में उसको नहीं लिया गया है, नहीं किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता अभी राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं की गई है, अभी बात चल रही है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, इसके लिए विधान लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी जो हमारे प्रश्न में दिया है, अनुच्छेद 40 भी लागू है, अनुच्छेद 42 भी है, अनुच्छेद 47 भी है, लेकिन अनुच्छेद 44 को अभी राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया गया है, या राज्य के नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है इसे, तो हमारा विकल्प डी सही है। अगला, हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बात जोरों पर है? यह जब 3 तलाक की बात चल रही थी उस समय का प्रश्न है, अभी हाल ही का मुद्दा है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 44 3 तलाक के साथ समान नागरिक संहिता की बात की जा रही थी, वही बात कर रहा है, अनुच्छेद 44 की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 45। बहुत क्लोज अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह दी जाती है। अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से किन कथनों पर अनुच्छेद 47 का प्रभाव दिखाई देता है? अनुच्छेद 47 का प्रभाव किन कथनों पर दिखाई देता है? पहला, दूसरा, तीसरा, 4 कथन दिए गए हैं, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक मारना है। 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में मद्य निषेध की घोषणा कर दी गई। हमारा नीति निर्देशक तत्व तो कहता है कि सरकार को चाहिए कि मद्य निषेध का प्रयास करना चाहिए, तो हमारी बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को संपूर्ण बिहार में संपूर्णतः रूप से राज्य में मद्य निषेध की घोषणा कर दी। यह कथन बिल्कुल हमारा सही है। गुजरात सरकार द्वारा गौ रक्षा हेतु अनेक उपाय किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में पृथ्वी के संरक्षण हेतु पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान किया। यह अनुच्छेद 47 के तहत नहीं है, यह तीनों कथन 2, 3, 4 केवल अनुच्छेद 47 के तहत मद्य निषेध की बात की गई है। तो मद्य निषेध बिहार सरकार के द्वारा इसको घोषित कर दिया गया है, पूर्णतः मतलब रोक लगा दी गई है। तो हमारा कथन केवल एक सही है, विकल्प ए। अगला, लिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न,
पूछा जाएगा। कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है, कई राज्यों में नहीं लागू है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत इसकी बात की गई है। तो विकल्प दिया है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा और जम्मू कश्मीर। तो जो हमारा गोवा राज्य है, यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गोवा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात कर रहा है। मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व हैं, यह गलत है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा परिवर्तन किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान है, बिल्कुल गलत है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है, अबाध रूप से। अर्थात अबाध रूप से मतलब लड़के को फेल नहीं किया जाएगा। वह कक्षा 1 में 6 वर्ष की उम्र में दाखिला लेगा और 14 वर्ष की उम्र तक वह कक्षा 8वीं पास कर लेगा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है। तो इसमें 6 वर्ष से कम की नहीं है, 6 से 14 वर्ष तक के बात की गई है। तो हमारा यह भी कथन गलत हो गया। तो हमारा विकल्प कौन कौन सा सही हो गया इस हिसाब से? 1 और 4। संविधान के भाग 4 के बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद है? 3 अनुच्छेद हैं, 350 क, 351 और 335। नीति निर्देशक तत्वों के अलावा जैसे किस आधार पर आपातकाल के लिए 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, 56 और 360। इसके अलावा भी एक अनुच्छेद है जिसके तहत हम राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वह अनुच्छेद कौन सा है आप लोग बताइएगा। वैसे ही नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें बात की गई है हमारे संविधान के भाग 4 में। तो उसके अलावा अनुच्छेद 36 से 51 के अलावा वो कौन से अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह कार्य करते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, 332, 350 क और 351। तो इसमें 350 क तो है, लेकिन ये दोनों नहीं है। दूसरा अनुच्छेद 334 ये नहीं है, 350 क ये है, लेकिन 352 नहीं है। अनुच्छेद 335 ये भी है, अनुच्छेद 350 क ये भी है और 351 है। इसमें ये अनुच्छेद, तीनों अनुच्छेद नहीं है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? हमारा विकल्प बी सही हो गया। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 क और अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 पर वरीयता दी गई है? यह हमारा 4 विकल्प दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 43वां, 44वां और 86वां। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता प्रदान किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा इसको भी ध्यान से। तो हमारा विकल्प ए सही हो गया। बात समझिए, जो हमारे मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। अर्थात हम, यह वाद योग्य नहीं है। वाद मतलब वाद, आप केस नहीं दाखिल कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आगे प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात कर लेते हैं। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। इन तत्वों में अंतर्निष्ठ उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब न्यायालय इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार, नीति निर्देशक तत्व जो उपबंधित किए गए हैं उसके अनुसार अगर सरकार नियम कानून नहीं बना रही है तो हम न्यायालय में जाकर यह नहीं कह सकते हैं कि नीति निर्देशक में ये बातें उपबंधित की गई है, बताई गई है और सरकार उसको ध्यानगत रखते हुए कार्य नहीं कर रही है, तो सरकार उन नियमों में संशोधन करे या उसको कटौती करे या उसको हटा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वही किया जा सकता, उसी बात को या
अपनी भाषा में दिया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल ये भी सही बात है, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, तो हमारा विकल्प दोनों सही हो गया, विकल्प ए और सी, ऑप्शन सी। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? वाद योग्य है, राज्य को प्राप्त अधिकार है, वाद योग्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यह राज्य को प्राप्त अधिकार नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है, यह वाद योग्य नहीं के लिए आ जाता है। आपकी बात ही देखिए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, 44 और 48। सीधे सीधे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, हम इसके पहले जो प्रश्न पढ़े थे, अनुच्छेद 40 नगर निगम की बात नहीं करता है, ग्राम पंचायतों की बात कर रहा है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, मिला के पूछेगा, कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेगा। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 क्या है? काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण, संरक्षण या संगठन, जो भी आ जाए, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। तो हमारा विकल्प ए सही हो गया। अगला प्रश्न 16वां, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित उपबंध कौन सा है? अभी हम लोग बात कर लेंगे अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 48 का और अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 तो पढ़े ही, काम का अधिकार, कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 51 जो है वह अनुच्छेद 51 है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संवर्धित है। यह क्या है? इसके बारे में बात करिएगा। अनुच्छेद 41 बताया ही, अनुच्छेद 43 का क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। आगे, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, जनजातियों के, स्त्रियों के, दलितों के। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, यह बात हो गई मूल अधिकार की। तो अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बच्चों के, जनजातियों के, स्त्रियों के, दलितों के, तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, इसके खिलाफ शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे अनुच्छेद में। अनुच्छेद 1, 2, 3 हमारा विकल्प सही है। यह हमारी कक्षा है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़ी हुई यह हमारी कक्षा थी। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मतलब फ्रेम करके आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर समय मिला या पूरे भारतीय संविधान को खत्म करने के बाद, तो हम लोग एक मास्टर कक्षा लेकर आएंगे जिसमें जो हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, जिससे प्रश्न जैसे मानवाधिकार, उसके बाद कुछ विधि से संबंधित अनुच्छेद है, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद हो गया, प्रमुख संविधान संशोधन हो गया, राज्य और उनकी राजधानी, मुद्राएं हो गई, किस राज्य में कौन सा कानून अभी लागू हुआ है, इस तरह की। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ विशेष अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन ये हमारी कक्षाएं खत्म होने के बाद, उम्मीद है आपको यह हमारी कक्षाएं अच्छी लगती होंगी। मार्केट में भी बुक आ गई है उत्तर प्रदेश स्पेशल की 11 क्लासेस की तरफ से। अगर आपको उस बुक की PDF चाहिए तो हमारे थंबनेल पर जो नंबर लिखा रहता है, व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर आप अपना नाम लिखकर, और अगर PDF आपको चाहिए तो आप भेजिए, आपको निश्चित तौर पर वह PDF मुहैया कराई जाएगी। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल से जुड़ें और मित्रों को जोड़ें। आप लोगों के अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।